प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करे थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो हम लोग डिस्कस करे थे, और मैंने कहा था ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। जो भी हम आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसके लिए कुछ ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमने पूरी की पूरी आगे चल के अकाउंटिंग में यूज़ करनी है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इन डेफिनेशंस को, इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना। हमने अभी तक क्या कुछ किया? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली एसेट्स थे, उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की, एसेट्स की कैटेगरीज बनाई थी और हमने साथ साथ डिस्कशन करते रहे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर था और उसको भी हमने बड़ा ही डिटेल में डिस्कस कर लिया कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। आज की क्लास में मेरा ज़्यादा फोकस होगा इनकम के ऊपर और एक्सपेंसेस के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी ओनर्स इक्विटी के ऊपर। तो मेरे जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी और डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके पास एमसीक्यू में ये भी और इससे आने वाली चीज़ें प्रॉपरली टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, एक और कोशिश आपने करनी है कि ये नोट्स तो आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं पोर्टल के ऊपर, लेकिन आप अपने भी साथ कुछ नोट्स प्रिपेयर करो। जो चीज़ें आप अपने हाथ से लिखोगे वो आपको कल को याद रहेंगी जब आप रिवीजन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है आपके पास इनकम। अच्छा, अब हम जब इनकम की बात करते हैं तो इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म। इनकम किसी भी बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस चीज़ का है, लेकिन जब हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। बेसिकली इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब भी मैं इनकम की बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इनकम की जब हम बात करेंगे तो हम, मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने गुड्स सेल की हैं, मेरे पास गुड्स सेल हुई हैं 1 लाख रुपए की। ये ग्रॉस सेल्स हैं, टोटल जो आपने पैसे कमाए। लेकिन ये सामान बेचने के लिए आपने पहले सामान परचेज किया था तो आपके पास जो परचेज थी वो थी 40,000 की, और अब आपके पास यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 60,000 का। जल्दी से मुझे बताओ कि आपके ख्याल में इनकम क्या है? क्या इनकम 1 लाख रुपए है या इनकम 60,000 है? आपके ख्याल में इनकम कौन सी वैल्यू आएगी इनकम की? क्या हम 1 लाख रुपए को इनकम कंसिडर करें या हम 60,000 की वैल्यू को इनकम कंसिडर करेंगे? अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास 60,000 इनकम है तो ये गलत है। इनकम 60,000 नहीं है, वो सेविंग्स है, वो प्रॉफिट है आपका। जो खर्चे माइनस करने के बाद बच गया है वो है प्रॉफिट। जब आप इनकम की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास इनकम है। इनकम हमेशा ग्रॉस अमाउंट होती है। तो इनकम एक ग्रॉस अमाउंट है, और इसी तरह इस इनकम में से जब आप अपने पास एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो फिर बीच में आपके पास जो भी सेविंग्स हैं या जिसको आप प्रॉफिट कहते हो, ये आपके पास प्रॉफिट है, जिसको आप नेट इनकम भी कह सकते हो कि नेट इनकम मेरे पास क्या है। सो बेसिकली जब भी हम इनकम की बात करेंगे तो हम इनकम के लिए वर्ड यूज करेंगे। इसको अगर मैं सादी जुबान में समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनकम क्या है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। हमें जो भी ग्रॉस इनफ्लो होगा ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का, उसको हम अपने पास इनकम कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इनकम को मैं दो तरीकों से स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। इनकम को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं तो बेसिकली हमें एक वर्ड है इनकम, और इनकम के मैं दो हिस्से बना रहा हूं। इनकम में एक चीज है जिसको आप लोग बोलते हो रेवेन्यू, और एक है आपके पास अदर इनकम। रेवेन्यू पार्ट ऑफ इनकम है। बहुत से लोग रेवेन्यू और इनकम को एक ही चीज कंसिडर कर रहे होते हैं, ये एक चीज नहीं है। रेवेन्यू इज पार्ट ऑफ द इनकम, इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म। कि आपको अपने एसेट से कोई भी बेनिफिट हुआ है, आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट
कोई भी एक्टिविटी में बेनिफिट हो रहा है तो उसको आप अपने पास इनकम तो कह रहे हो, लेकिन अब उस इनकम के हम दो हिस्से, दो कैटेगरीज बनाएंगे। रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को आप अपने पास ट्रेडिंग इनकम भी कह सकते हो। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है बेसिकली आपके पास सेल ऑफ गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली जब आप इनकम की बात करते हो तो उस इनकम में से या तो आपके पास सेल ऑफ गुड्स होंगी। सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को बेचने का कारोबार कर रहे हो, आप कोई भी एक चीज बेच रहे हो, इन्वेंट्री या स्टॉक की बात हो रही है, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गए, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू उस चीज को कहा जाता है, रेवेन्यू इज एन इनकम, बट रेवेन्यू वो इनकम है जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस का, उससे आने वाली इनकम, उससे आने वाली कमाई। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर मेरे पास यहां पे हम डिफरेंट बिजनेसेस लिखते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरे पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले है इंटरवुड। इंटरवुड कौन है? ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर। तो इंटरवुड का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? इंटरवुड एक कंपनी है, उस कंपनी का जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो कंपनी बनाई किस मकसद से गई थी? एक मिनट। अच्छा, तो वो जो कंपनी थी वो बनाई किस मकसद से गई थी? कंपनी बनाई गई थी सेल ऑफ फर्नीचर। चाहे वो फर्नीचर बना के बेच रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर खरीद के बेच रहे हैं, मकसद क्या था? फर्नीचर को बेचना था। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, या जिसको वो रेवेन्यू बोलेंगे, वो कहलाएगी सेल ऑफ फर्नीचर। इसको आप रेवेन्यू फ्रॉम फर्नीचर बोलो या सेल ऑफ फर्नीचर बोलो, ये एक ही बात है। ये है आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरवुड की। इसी तरह मैं मिसाल दे देता हूं मनाबी की। अब मनाबी कौन है? एक एजुकेशन प्रोवाइडर है। अब हम जब मनाबी की बात करें तो मनाबी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई गुड्स नहीं बेच रही, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेन सोर्स ऑफ बिजनेस, या इसका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, वो क्या है? वो है आपके पास टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हम जो भी फीस या जो भी रेवेन्यू चार्ज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग लेक्चर्स, वो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसको हम रेवेन्यू बोलेंगे कि हमारे पास जो भी क्लासेस थी उनसे आने वाला रेवेन्यू, क्योंकि ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसी तरह अगर आप बात करो टोयोटा कंपनी की, टोयोटा कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कार्स। वो गाड़ियां बनाते हैं, बेचते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जो भी सेल ऑफ कार्स होगी वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये बात समझ आ गई कि रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज एन इनकम, आपकी कमाई है, लेकिन कौन सी कमाई? वो कमाई जो आपके, एक मिनट, वो कमाई जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आपने कमाई है। जो भी कमाई आपकी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ इनकम से होगी, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है, चाहे वो आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा, तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के, या कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो, वो मेरे पास कहलाएगा रेवेन्यू, और ये मेरे पास कहलाएगी मेरी सोर्स ऑफ इनकम। ये बात क्लियर हुई? यहां तक समझ आ गया? रेवेन्यू समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इज नॉट लिमिटेड टू द रेवेन्यू। इनकम को आपने दो कैटेगरीज में बना दिया। एक है रेवेन्यू। रेवेन्यू को मैं अपने पास ट्रेडिंग इनकम भी कह सकता हूं कि सामान खरीद के बेचा या बना के बेचा या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जो मेरा मेन मकसद था उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो कोई भी इनकम जो आप अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से कमाते हो, उसको आप बोलोगे अपने पास रेवेन्यू। अब हम बात करें अगर अदर इनकम की। अदर इनकम क्या है? अदर इनकम क्या है कि ये आपके पास, इसको मैं कह सकता हूं अदर देन ट्रेडिंग या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मिसाल के तौर पे इसको मैं जरा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं, इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपके पास यहां पे अदर इनकम कौन सी आएगी जी? अदर इनकम में मेरे पास क्या आ सकती है कि अगर मनाबी है तो या इसको मैं इससे देखूं कि अगर मैं कैनवुड की बात करता हूं, अगर मैं कैनवुड की बात करता हूं तो कैनवुड की जो अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी वो क्या होगी? कैनवुड की चीजों को बेच के जो आने वाले पैसे हैं वो तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर कैनवुड के पास कुछ पैसे थे, वो पैसे उसने उठा के बैंक में रख दिए और बैंक से अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या इंटरवुड का काम ये है कि वो पैसे बैंक में रख के उससे इंटरेस्ट लेता रहे? नहीं, ये उसका काम नहीं है। लेकिन उसके कुछ पैसे थे जो सेल ऑफ गुड्स से आए, वो उसने उठा के बैंक में रखे, बैंक ने उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट दे दिया, कुछ एडिशनल बेनिफिट हो गया, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कमाई हो गई है। लेकिन उसका काम ये नहीं है, एडिशनल बेनिफिट हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो आपने जनरेट की। मुनाबी है, मुनाबी इज एन एजुकेशन प्रोवाइडर। मुनाबिब का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये उनका ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अब इसके अलावा जब स्टूडेंट हमें फीस देते हैं तो वो फीस हम अपने पास कैश में तो नहीं रखेंगे, वो बैंक में जमा करा दिए, मुनाबी को कोई आ गई इनकम। या फिर मुनाबी के पास कुछ पैसे थे, हमने कहा बैंक में रखेंगे, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट को छोड़ो, इंटरेस्ट नहीं लेते, ये पैसे हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से मुझे कोई रिटर्न ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरे पास अदर देन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, क्योंकि मनाबी का जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था एजुकेशन प्रोवाइडर था, लेकिन हमें उसकी वजह से कुछ एडिशनल बेनिफिट हो गया। इसी तरह मनाबी ने या टोयोटा कंपनी है, उसके पास कुछ पैसे थे, बच गए, वो पैसे संभाल के रखे हुए थे, बैंक में रखने के बजाय, इन्वेस्ट करने के बजाय उन्होंने उससे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, उस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई रेंटल इनकम आ रही है तो रेंटल इनकम क्या बन जाएगी? वो अदर इनकम बन जाएगी। तो ये आपके पास कुछ ऐसी इनकम है जो कि बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर तो मैं एक बैंक की बात कर रहा हूं तो बैंक के लिए जो इंटरेस्ट इनकम है वो उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम है। बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम
उसकी मेन रेवेन्यू है, क्योंकि उसका काम ही यही है लोगों को उधार पे पैसे देना और उनसे इंटरेस्ट रिसीव करना। अगर मैं बात करूं एक बिल्डर की, एक कंस्ट्रक्शन सोसाइटी की मैं बात करता हूं, या एक बिल्डर की बात कर रहा हूं, रियल स्टेट एजेंट की मैं बात कर रहा हूं, रियल स्टेट वाली कंपनी है, तो उसका काम ही यही है कि वो प्रॉपर्टीज को किराए पे दे और उनसे रेंटल्स लेते रहे। उनके लिए ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बन जाएगा। सो बेसिकली जब भी आप रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करोगे या इनकम को आइडेंटिफाई करोगे, तो ये डिपेंड करता है अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, जो उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे आने वाला बेनिफिट, उससे आने वाली कमाई उसकी ट्रेडिंग इनकम कहलाएगी। और वो बेनिफिट जो अदर देन द मेन सोर्स ऑफ इनकम है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इनकम है, उसे हम बोला करेंगे अदर इनकम। और ये मैंने आपके सामने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिख दी हैं। ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर होगी चीजें? ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनकम है। अच्छा, अभी हम आगे चल के ना इनकम के ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे। आगे हमारे पास एक टॉपिक है एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक। इस एक्रूअल प्रीपेमेंट के टॉपिक को मैं थोड़ा सा एंड पे समझाता हूं। पहले मैं एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूं, फिर हम एक एक्रूअल प्रीपेमेंट के टॉपिक की डेफिनेशन डिस्कशन कर लेंगे। बट असल में जो कहानी हमारी एक्रूअल प्रीपेमेंट की होगी, वो एक हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक है एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट का। वो हम एक सेपरेट टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, उसमें हम इन्हीं एक्सपेंसेस की, इन्हीं इनकम की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको इनकम का एक ओवरव्यू दिया है। अभी हमने इनकम के ऊपर बड़ी डिटेल में जाना है, इसी तरह एक्सपेंसेस की बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है। तो अब हम इसके बाद, इनकम के बाद, जो मेरे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो है आपके पास एक्सपेंसेस। अब जिस तरह मैंने इनकम को दो हिस्सों में स्प्लिट किया कि कुछ इनकम है जिसको आप रेवेन्यू बोलते हो, जिसको आप ट्रेडिंग इनकम भी कहते हो, और कुछ एक्सपेंस इनकम है जिसको आप अदर इनकम कह रहे हो, इसी तरह मैं एक्सपेंसेस के खर्चे, इसको इनकम का बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी। इनकम के बारे में हमने बोला था ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, तो एक्सपेंसेस के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक्सपेंसेस क्या हैं? ग्रॉस आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कि बिजनेस के आउटफ्लो है, बिजनेस के कुछ खर्चे हो गए हैं। अभी हमने एक्सपेंसेस की कहानियां करनी है, कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नोशनल एक्सपेंसेस, बड़ी कहानियां देखेंगे। लेकिन अभी मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं जितने से आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप कंसेप्ट स्टार्ट हो जाए, बिल्ड होना। एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस को मैं दो तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं। जैसा आपने इनकम को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक आपने बोला ट्रेडिंग इनकम जिसको आप रेवेन्यू बोलते हो, चाहे वो गुड्स को सेल करके आ रही है, चाहे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके आ रही है, और दूसरी इनकम थी मेरे पास अदर इनकम। इसी तरह खर्चों को भी मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगा बिजनेस के ऑपरेशंस के हिसाब से। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप बोलोगे अपने पास ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको आप बोलोगे अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ट्रेडिंग का मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो खर्चा जो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल in ordinary course of business plus production of goods for sale in ordinary course of business plus any expense relating to
परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पे बार बार मैंने एक वर्ड लिखा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैं पूरे सेशन में बच्चों को समझाता रहता हूँ, यार देखो ये परचेज है, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका प्रोडक्शन से परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दो खर्चों को आप अलग करो। क्यों अलग करो उसकी बात अभी हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो उसमें फिर मैं आपको, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट तक पहुंचेंगे तो आपको इस पूरी अकाउंटिंग की समझ आ जाएगी कि हम ये सारा काम करके आ रहे थे। तो तकरीबन 1 महीना लगता है, 1 महीना या 25 दिन लगते हैं, हम एक पूरा का पूरा मैं आपके एक साइकिल कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद आप कहोगे अच्छा यार अब हमें समझ आना शुरू हो गया कि हम काम क्या कर रहे थे। तो अभी मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्डअप करता जा रहा हूं। हमने कहा परचेज ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स खरीदी जाती हैं किस मकसद के लिए? फॉर रीसेल, बेचने की नीयत से। कौन सी गुड्स? जिस चीज का मेरा कारोबार है। अगर मैं फर्नीचर का कारोबार कर रहा हूं और मैं फर्नीचर बेचने की नीयत से खरीद रहा हूं तो वो मेरी परचेजेस है, वो मेरा एक्सपेंस है और वो मेरा ट्रेडिंग एक्सपेंस है। इसी तरह अगर मेरा गाड़ियों का कारोबार है और मैं गाड़ी खरीद रहा हूं बेचने की नीयत से, क्योंकि मेरा गाड़ियों का शोरूम है, मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूं, तो ये मेरी परचेज ऑफ गुड्स है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, इसको मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपेंस बोलूंगा, मेरा खर्चा हो गया है। लेकिन अगर कोई गाड़ी, इवन दो मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूं, मेरा गाड़ियों का शोरूम है, लेकिन अगर मैं कोई गाड़ी इस नीयत से खरीद रहा हूं कि ये मैं बेचूंगा नहीं, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इसको मैं परचेज ऑफ गुड्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं अलग से मोटर व्हीकल एक नॉन करंट एसेट बोलूंगा, क्योंकि अब इससे मुझे फायदा ज्यादा अरसे के लिए उठाना है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? पहले भी एक्सप्लेन की थी मैंने, बात दोबारा से एक्सप्लेन की है। तो इसी तरह वो गुड्स, वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक जो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, जिस चीज का आप कारोबार करते हो, वो आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस है। वो उस गुड्स की प्रोडक्शन, उस गुड की प्रोडक्शन जिसको आप इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप उसको सेल कर सको, बेच सको। क्यों बेच सको? जिस चीज का कारोबार करते हो। अगर मैं उस चीज का कारोबार कर रहा हूं और वो चीज इस नियत से बना रहा हूं कि बना के बेचूंगा, ये भी मेरे पास उसकी जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उस चीज को प्रोड्यूस करने की, वो मेरा ट्रेडिंग एक्सपेंस होगा या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा। इसको आप ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हो। इसको बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूं, ट्रेडिंग एंड कि वो खर्चे, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग की बात नहीं होगी, लेकिन वो खर्चे जो किसी भी चीज को खरीदने या बनाने के लिए, कौन सी चीज जो बेचनी है, जिस चीज का कारोबार करते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा जो आपके पास परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उस खर्चे को आप अपने पास ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहोगे। तो इसका मतलब ये हुआ परचेज ऑफ गुड्स मेरे पास, इसको मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं। इसकी अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां पे एक तो है परचेज ऑफ गुड्स, ये मेरे पास एक्सपेंस है। इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है, हमने एंड पे जाके पढ़ना है। इसके बाद मेरे पास यहां पे आ जाएंगे परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? मैं अगर एक गुड्स परचेज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होगी। मैं इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह कैरिज इनवर्ड या इसकी जगह मैं फ्रेट इनवर्ड का वर्ड यूज भी करूंगा। इनवर्ड का मतलब क्या है
सप्लायर से सामान खरीदा और लेकर अपने वेयरहाउस तक लाने का किराया। इनवर्ड सामान खरीद के लेके आने का किराया। आउटवर्ड क्या होगा? सामान बेचने का किराया, वो बेचने के लिए एक्सपेंस किया जाएगा। जो खर्चा किसी गुड्स को परचेज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए किया जा रहा है, उसके लिए अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर कर रहे हो, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलो, उसको आप कैरेज कॉस्ट बोलो, उसको आप फ्रेट चार्जेस बोलो। इनवर्ड कॉस्ट है तो सामान खरीदने के लिए है, आउटवर्ड कॉस्ट है तो सामान बेचने के लिए है। इसी तरह मेरे पास यहां पे कुछ फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री के खर्चे। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहां पे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे प्रोडक्शन की कॉस्ट है। तो यहां पे इस तरह के जो खर्चे जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए किए जाते हैं, वो खर्चे भी आपके पास ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब अगर मैं इसको आगे देखूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड इसके अलावा वो खर्चे जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होंगे, वो खर्चे जो रिलेट कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स या रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। मैं चीजें बेच रहा हूं, अगर मैं चीजें बेच रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो इसकी एग्जांपल में क्या है? मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टिल कस्टमर प्रीमिसेस, मैं सामान कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा हूं। अगर मैं सामान कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा हूं तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हो रही है उसको मैं कैरेज आउटवर्ड भी कह सकता हूं, उसको मैं फ्रेट आउटवर्ड भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो खर्चे हैं जो चीज को बेचने के लिए किए जा रहे हैं। आप मार्केटिंग एक्सपेंस करते हो, मार्केटिंग एक्सपेंस करने का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक्सपेंस करने का मतलब ये है कि आप चीज को मार्केट कर रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो। ये आपके पास एक एक्सपेंस है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के खर्चे, वो खर्चे जो बिजनेस के एज अ होल ऑपरेटिंग के ऑफिस को मेंटेन करने के खर्चे हैं। मेरे पास यहां पे जो ऑफिस का रेंट है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये कुछ मोटे मोटे खर्चे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने खर्चों के भी दो हिस्से बना दिए। आपने कहा कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं बिजनेस की। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो है जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन का, वो गुड्स या वो सर्विसेज जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उससे रिलेटेड खर्चे होंगे तो उसको आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलोगे। और उसके अलावा जो जनरल नेचर के खर्चे हैं, जो चीज को बेचने के खर्चे हैं, सेल्स कमीशन किसी को देते हो तो उसकी वजह क्या है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचे। मार्केटिंग एक्सपेंस है, मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल्स हो। ये जो खर्चे होंगे इनको आप बोलोगे अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने अभी आज की क्लास में आपको इनकम
और एक्सपेंसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। अभी मैं छोटा सा एक और लेक्चर करूंगा इन्हीं एक्सपेंसेस के ऊपर, और उसके ऊपर हम बात मजीद लेके चलेंगे। फिर हम सम अप करेंगे, ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये हमारे सम अप होंगे जैसे हम ओनर इक्विटी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। काइंडली अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।